आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज हम जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया और जो नेक्स्ट आपका पेपर है वो इंग्लिश होगा, देन उसके बाद हिंदी होगा और उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स। मैं किसी बच्चे से भी पूछ लूँ तो वो यही कहेंगे कि सर 3 सब्जेक्ट जो कि मेन डोमेन होते हैं, अकाउंटेंसी, इको एंड बिजनेस। तो बिजनेस स्टडी ऑब्वियसली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स मोस्टली ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इनकी क्लासेस भी लेते हैं। तो अकाउंट्स का पेपर तो पहले ही हो चुका है 24, तो उनका जो है बर्डन कम हो गया। लेकिन नेक्स्ट जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स का है, जो कि बर्डन है अभी भी। लेकिन हाँ, वो बच्चे जिनके पास मैथ्स है तो वो अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी जो है 9th के बाद ही करेंगे या 12th के बाद करेंगे, क्योंकि इको जो है वो तो 18 को है और इंग्लिश का पेपर उनका 12 को हो जाएगा। तो ओबियसली 6 डेज़ का गैप जो होगा उसमें ही वो स्टडी करेंगे। तो कोई बात नहीं, जिनका मैथ्स का है वो अपना मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि एक रिकॉर्डिंग लेक्चर है, ये बाद में वो वीडियोज़ ये देख करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर है आपके सामने कि मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और जैसे ही आपको समझ में आता है, ओबियसली आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ नहीं पढ़ा है आपने। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि कैसे इसको जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, पहले मैं इरेज कर लूँ इसे। सो आपके सामने कुछ मैंने क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट्स रखे हैं और अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। ये यूनिट 1 है और यूनिट 1 में आपका नेशनल इनकम जो है वो आएगा और उससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट इज़ इकनॉमी, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आप जो है आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ इकनॉमी। तो हम जो भी एज अ एक्टिविटी करते हैं फॉर गेटिंग अर्न, ठीक है ना, वो हम जो भी काम करते हैं फॉर अर्निंग पर्पस, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं किस पर्पस के लिए, अर्निंग पर्पस के लिए, वो सभी क्या है, एज अ इकोनॉमी है। तो ये कह रहा है इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच द पीपल गेट देयर लिविंग, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवहुड टू द पीपल। एम्प्लॉयमेंट क्यों दी जा रही है, ताकि वो अर्न कर सके, ठीक है ना। कहीं लिंक तो यहीं पे ही आ रहा है, सारी चीज़ें यहीं पे आके जुड़ रही है कि वो सारी चीज़ें जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे लिखा है या एम्प्लॉयमेंट या उसकी लाइवहुड टू द पीपल, ताकि वो लोग जो है सरवाइव कर सकें, ठीक है, उनको जो है इकोनॉमी कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ पहले से भी पता होगी, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ पता नहीं है, तो आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, वो ये कहता है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो टी आर जैन हो या और भी राइटर्स की बुक हो, क्योंकि मैं मोस्टली प्रेफर टी आर जैन की करता हूँ क्योंकि उसकी लैंग्वेज ईजी होती है, ठीक है। तो आपके पास जो टी आर जैन की बुक है उसमें जा कर के सबसे पहले आप ये मार्क कर लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है और माइक्रो के अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। आप यकीन मानिए यहाँ से आपका 1 नंबर का एमसीक्यू कहीं नहीं गया, ठीक है। और अगर आप इनको नहीं करते हो तो कसम से आपके जो हैं वो मार्क्स जा सकते हैं। तो ये कह रहा है इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी थियोरी विच स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ये तो हमें भी पता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी जो करता है वो इकोनॉमी ऑफ द होल की करता है, ठीक है ना, पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल स्टडी करता है, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एवरेज ऑफ इंटायर इकोनॉमी, यानी वो पूरी की पूरी इकोनॉमी की क्या करता है, वो स्टडी करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन 1 एंड 2 जो आपने अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और मैंने बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। दूसरा जो है यहाँ पे ये रहा, गिव द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो ओबियसली पता होनी चाहिए, और डोमेस्टिक इनकम की भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है कि नेशनल इनकम यानी कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन जो है वो मोस्टली पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ये पूछा जाता है। तो इसीलिए पहला जो पॉइंट आप लिखोगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये देखने में तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मैं अभी आपको निकाल के दिखा दूँगा, तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ से तो क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला ये है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम क्या होता है, और नेशनल इनकम को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं NNPFC, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि मैं एक बार इसमें यहाँ बता दूँ आपको कि यहाँ हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हम यहाँ बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और वो भी किस पे, एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में जो है NNPFC बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि NNPFC शॉर्ट। और जो नेशनल इनकम तो ये हो गया आपका, डोमेस्टिक इनकम जो है, यानी डोमेस्टिक इनकम का साइन क्या होता है, वो होता है NDPFC। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूं तो ये हो जाएगा नेट, D फॉर डोमेस्टिक एंड P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं वापस से अपने इस PDF पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ कह रहा है नेशनल इनकम क्या होता है, तो कह रहा है नेशनल इनकम अ सम ऑफ मनी वैल्यू नेट फ्लो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम में सारे फाइनल गुड्स को ही हमें कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते। तो एक क्वेश्चन यहाँ से MCQ निकल कर आ गया। ठीक है, कि भाई नेशनल इनकम में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस produced by normal resident of a country within and outside। देखो अगर वो विद इन कंट्री कमा रहा है तो वो डोमेस्टिक है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा भी होगा, अभी देखना ये रहा, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर वो सिर्फ अपनी कंट्री में कमा रहा है तो ओबियसली वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर इनकम जो है जनरेट कर रहा है, यानी कोई इंडियन है, सपोज करो इंडियन है, ठीक है, और वो इंडियन USA चला गया, ठीक है, और USA जा कर के वहाँ अर्न करके वापस अपनी कंट्री यानी इंडिया में पैसा भेज रहा है, तो उसको बोलते हैं नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी वो पैसा जो किसी भारतीय ने दूसरी कंट्री में जा कर के अर्न किया है और वापस उसने इंडिया में भेजा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इसलिए बड़े शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये देखिए ये रहा, कि NNPFC को बनाने के लिए पहले आपको डोमेस्टिक बनाना पड़ेगा और फिर उसमें आपको नफिया को प्लस करना पड़ेगा। बिना डोमेस्टिक, सीधी सी बात है, बिना डोमेस्टिक बनाए आप नेशनल नहीं बना सकते। पहले आपको डोमेस्टिक बनाना है और फिर उसमें नफिया को ऐड करना है। और जब मैं बात करूँ डोमेस्टिक इनकम की, तो यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा सिंपल, इसी फॉर्मूले को हमने ये कर दिया। देखो मैथ्स का तरीका क्या कहता है कि अगर आपको ये निकालना है तो ये इधर आके प्लस होके माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, ये देखिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछे तो आप कह देना कि विद इन अ कंट्री
एक साल के अंदर जो भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो सभी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। और नेशनल इनकम बोले तो आप बोल देना कि विद इन अ कंट्री जो अर्निंग हुई एंड जो आउटसाइड कंट्री जो अर्निंग हुई, उन सभी को हम जो है जोड़ दें तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। और आपको मैं अभी बता दूं, आपने ये नफ़िया के बारे में ज़रूर पढ़ना है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है क्या होता है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम में चांसेस हैं 3 मार्क्स के, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा गया है, और वो एमसीक्यू क्या है कि नेट इनकम विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम व्हेन, यानी कह रहा है नेट इनकम बराबर होगा डोमेस्टिक इनकम किस सिचुएशन में। तो अभी आपको मैं बता दूं कि अगर नफ़िया की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर नफ़िया कुछ नहीं है तो ओबियसली आपका एनडीपीएफसी नेशनल इनकम के बराबर होगा। ये इक्वेशन देख लीजिए ना आप सामने, ये इक्वेशन में अगर मैं नफ़िया की वैल्यू ज़ीरो रखूं तो जो ये है वो ये होगा। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होना चाहिए, अगर ज़ीरो होता है तो आपका नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है। और आपने इसी पॉइंट पे, आपको और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें अपने ध्यान में रखना है। डेप्रीसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करूं तो आप देखिए, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन समझाए तो हैं, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस की आपने ध्यान में ये भी रखना है कि 5 क्वेश्चन कहने के लिए तो है, लेकिन इसमें मैंने कितने एमसीक्यूज क्वेश्चन और कितने पॉइंट्स बताए हैं, उन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना है। तो एक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ज़रूर पूछेगा, और वो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होगा मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो आपको ये 8 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म सभी के। और ओबियसली आपने अपनी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा सर से। तो जैसे मैं बात करूं, पहले मैंने बात किया एनडीपीएफसी, फिर जीडीपीएफसी, उसके बाद आ जाता है एनडीपीएमपी और जीडीपीएमपी, ठीक है। उसके बाद एनएनपीएमपी हो गया, फिर जीएनपीएमपी हो गया, उसके बाद आपका हो जाता है एनएनपीएफसी और जीएनपीएफसी। ये जो पॉइंट्स हैं ये 8 के 8, 3 4 5 6 7 और ये 8, इन 8 की फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम जाएगा, आप लिख लीजिए। पहले वाले को क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस। और दूसरे वाले को जी फॉर ग्रॉस हो गया, डी फॉर डोमेस्टिक हो गया, पी से प्रोडक्ट हो गया, और एफ सम आपको पता ही है फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी यानी ये जो एन है ये नेट के लिए है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और लास्ट में ये जो बचे 7 और 8, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, इसमें से कहीं ना कहीं एक एमसीक्यू का पॉइंट बनेगा। कैसे, वो मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी आपको कोई चीज़ ग्रॉस है और उसको आपको कन्वर्ट करना है नेट में, तो हमने पढ़ा है चैप्टर 1 और 2 में ही मेंशन है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। और अगर मैं कहूँ इसी का उल्टा कि मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो आप कहोगे इसे प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, यानी उल्टा हो जाएगा। ये तो पहला। दूसरा, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस पे, तो आपने प्लस करना है एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप ये कहीं लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है, अगर इसी का उल्टा अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर दीजिए एनआईटी, ठीक है। एंड थर्ड इज़ कि अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ठीक है, तो मैं प्लस करूँगा नफिया यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस करूँगा नफिया, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है और इन्हीं की हेल्प से जो है आप इनमें से कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ, देखिए। सपोज़ करिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको दिया है, जैसे सपोज़ करिए क्वेश्चन में दिया है आपको निकालना है एनडीपी एमपी और आपके पास गिवन है एनएनपी एमपी। याद रखना ये गिवन होगा और इनमें से कोई ये रिक्वायर्ड के लिए बोलेगा। जो रिक्वायर्ड के लिए बोले उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना और जो आपको गिवन हो उसे राइट हैंड साइड में रखना, ठीक है ना। तो अब जैसे कि आपको एन डी पी एम पी निकालना है और आपको यहाँ पर दिया हुआ है एन एन पी एम पी, तो पहले आप क्या करिए, एन डी पी एम पी इक्वल्स टू जो दिया है वो आप लिखिए। अब चेंज करते हैं, आपको पहला चाहिए एन अक्षर और आपके पास एन है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे अक्षर में जाते हैं तो आपको चाहिए डी यानी डोमेस्टिक और आपके पास जो दूसरा अक्षर गिवन है वो है क्या है, एन। इसका मतलब है इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो नफिया प्लस करेंगे, लेकिन अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो नफिया माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, नफिया को माइनस कर दूँ। पी है यहाँ पर एम पी भी है और एम पी भी है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपको मिल गया। या तो आपसे ये जो सॉल्यूशन है, या तो ये सॉल्यूशन आपके एमसीक्यू में गिवन हो सकता है या इसकी वैल्यूज़ गिवन हो सकती है, तो आपके 1 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं। तो वापस से मैं अपनी इस पीडीएफ पे आता हूँ। देखिए, कहने पे थे मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए, लेकिन इस 5 क्वेश्चन में बहुत से एमसीक्यूज़ भी थे और कुछ बेसिक पॉइंट भी थे। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर करें और अपना स्कोर अच्छा रखें। और अगर आपने इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपके 95 तो प्लस की गारंटी है, ठीक है। बस आपने जो है चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन 6 से शुरू करूँगा ताकि आपको जो है और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तब तक आप जो है जिन बच्चों का मैथ्स का पेपर है वो मैथ्स का दे दीजिए, और जिनका अभी इंग्लिश का है तो इंग्लिश एंड हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप ये भी पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।